हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 25 सितंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़ इट्स अबाउट कि कल मोदी जी जो हैं वो कल कल क्या डे फॉर यस्टरडे ही वो यूएस चले गए थे। उन्होंने पहले मीटिंग करी थी टॉप सीईओ से, जो कि ऐसी सीईओज उनकी कंपनीज, जहां ऐसी कंपनीज जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, तो उनके पोटेंशियल को लेकर और उनको लेकर उनकी कंपनीज को पोटेंशियल को लेकर बात हुई, उनके इन्वेस्टमेंट को लेकर कि इंडिया में कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्या करेंगे, एंड इन सब चीज़ों को लेकर बात करी। उसके बाद कल उन्होंने जो बाइडन से मुलाकात करी और उन्होंने यही बोला कि 2006 में मैंने खुद बोला था कि बाय द ईयर ऑफ 2020 इंडिया और यूएस जो है वो सबसे क्लोजेस्ट नेशंस होंगे। और जब तक जहां तक हम बात करें तो इंडिया की तरफ से जो आया है, स्टेटमेंट आया है कि यूएस और इंडिया साथ में मिलकर साथ में मिलकर बेसिकली वर्ल्ड में डेमोक्रेसी लाने की बात करेंगे, उसको और ज्यादा स्ट्रांगर बनाएंगे और रीजनल कोऑपरेशन की बात करेंगे। कोविड 19 से कैसे बैटल करना है, उसके टफेस्ट चैलेंजेस उसको कैसे फेस करें, कैसे चीजें करें, इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी लेके आनी है, क्वाड पार्टनरशिप को कैसे एक इंटरनेशनल पोडियम पे खड़ा करना है। तो इन सारी चीजों पर बात हुई और अगर ये दोनों चीज साथ में मिलकर आ गए तो इन चीजों पर सुधार हो सकता है या इन चीजों को और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जा सकता है, कोविड 19, इंडो पैसिफिक रीजन एंड द क्वाड पार्टनरशिप को। Moving further, so what happened? So in the month of July, last week of July में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर इशू किया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ऑल इंडिया कोटा बेसिकली है क्या? ऑल इंडिया कोटा बेसिकली बताता है कि स्टेट में जितने भी कॉलेजेस हैं, स्पेशली मेडिकल कॉलेजेस, उसमें रिजर्वेशन दिया जाएगा, बट वो डोमिसाइल बेसिस पे नहीं होगा, है ना। यूजी के लिए था वो कितना, 15%, और पीजी के लिए था, वो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए था 50%। ठीक है, 50%। सो व्हाट हैपन, और तो फिर जब जुलाई लास्ट वीक ऑफ जुलाई में जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ऑल इंडिया कोटा में ओबीसीज का जो रिजर्वेशन होगा वो 27% होगा, और उसके साथ साथ ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन जो है वो 10% रहेगा ऑल इंडिया कोटा में। मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बिना भी ओबीसी वहां पढ़ सकता है, उसको रिजर्वेशन मिलेगा 27%, ईडब्ल्यूएस को भी 10% मिलेगा स्टेट कॉलेजेस में, स्टेट यूनिवर्सिटीज में। मद्रास हाईकोर्ट ने क्या किया? मद्रास हाईकोर्ट ने क्या बोला? मद्रास हाईकोर्ट ने बोला कि भैया ईडब्ल्यूएस जो कोटा है ना, चलो ओबीएस का मैं समझ में आता है, अदर बैकवर्ड क्लास का मैं समझ में आता है, बट व्हाट अबाउट ईडब्ल्यूएस? आप ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन क्यों दे रहे हो ऑल इंडिया कोटा में? इस पे पिटिशन फाइल हुई थी और हाईकोर्ट ने रिमार्क भी दिया था कि ईडब्ल्यूएस कोटा नहीं होना चाहिए ऑल इंडिया कोटा में। इसी चीज को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के इस रिमार्क को बोला कि भैया आप अपने जुरिडिक्शन के बाहर जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑलरेडी बोल दिया है तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, आप अपने जुरिडिक्शन के बाहर नहीं जा सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की रिमार्क, जो हाईकोर्ट का रिमार्क था, उसकी रिमार्क को सेट असाइड कर दिया। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपन, 2003 में एक कपल को मार दिया गया था क्योंकि उनकी इंटरकास्ट मैरिज थी, तो ऑनर किलिंग कर दी गई थी विमेन के फैमिली के तरफ से। तो इसी के चलते फाइनली जो स्पेशल कोर्ट बना था एससी एसटी एक्ट के अंडर, उस एक्ट के अंडर जो कोर्ट है, उस कोर्ट ने उस केस को लेकर जजमेंट दिया और जो मेन एक्यूज था उस मेन एक्यूज को डेथ पेनल्टी दे दी, और उसके साथ साथ 12 अलग 12 अदर्स लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट दी है। सो इट्स अ वेरी गुड स्टेप कि आप इंटर कास्ट कपल, इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट कर रहे हो, उनको बेसिकली उनको गलत नहीं बता रहे हो, और जो उसको गलत बताते हैं या उसको जो उनके अगेंस्ट कुछ एट्रोसिटीज करते हैं उनको पनिशमेंट दी जा रही है। बट पनिशमेंट जो है बहुत थोड़ी लेट आई है, आफ्टर अराउंड 18 ईयर्स। मूविंग फर्दर, सो सिटी के बारे में हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ओके, मूविंग फर्दर टुवर्ड्स दी स्टेट न्यूज। सो स्टेट न्यूज में जो पहली न्यूज है इट्स अबाउट श्रीलंका। सो व्हाट हैपन कि तमिलनाडु में बहुत सारे श्रीलंकन्स जो है वो रह रहे हैं, बहुत सारे श्रीलंकन्स रह रहे हैं। वो गलत कभी कभी आ जाते हैं, कभी कभी, क्योंकि जब हम बात करते हैं इंडिया और श्रीलंका की, तो बहुत
नेबरिंग है, मतलब तमिलनाडु और श्रीलंका एक दूसरे से बिल्कुल देयर इज सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस का ही डिफरेंस है तमिलनाडु और श्रीलंका में। तो इसी के चलते, और बात की जाए तो कल्चर देखा जाए तो सिमिलर है। 90% ऑफ द कल्चर ऑफ श्रीलंका श्रीलंका एंड नॉर्दर्न श्रीलंका एंड तमिलनाडु बहुत सिमिलर है। और नॉर्दर्न श्रीलंका की बात करें तो वहां तमिलियंस ज्यादा रहते हैं, तो बहुत ज्यादा मैच करता है वहां का कल्चर। तो बहुत सारे लोग वहां पर आ जाते हैं, तमिलनाडु में आ जाते हैं, एज ए रेफ्यूजी की तरह रहने लगते हैं, और स्पेशली तमिल्स रहने लगे, क्योंकि श्रीलंका में तमिलियंस के अगेंस्ट बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज होती है, और पास्ट में बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज हुई भी है। तो बहुत सारे तमिलियंस ने रेफ्यूजी ले रखी है तमिलनाडु में, बहुत सारे श्रीलंकन तमिल्स ने। उसी चीज को लेकर जो श्रीलंका के डेप्यूटी हाई कमिश्नर है, उन्होंने बोला है कि श्रीलंका जो है वो काम स्टार्ट करेगा कि वॉलेंट्री रिपैरिटेशन, मतलब जो भी रेफ्यूजीज हैं उन रेफ्यूजीज को वापस बुलाया जाएगा श्रीलंका में, कि आप आ जाइए, आपके ऊपर कोई एट्रोसिटीज नहीं होगी, आपके ऊपर कोई भी गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा। उसको लेकर श्रीलंका जो है वो वर्क कर रहा है। सो अराउंड अगर हम बात करें तो 1 लाख के ऊपर श्रीलंकन रेफ्यूजीज अभी तमिलनाडु में है। व्हाट हैपन, सो इन द स्टेट ऑफ पंजाब, जो अपोजिशन पार्टी है पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली में, एसएडी, शिरोमणि अकाली दल, तो शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित को एक मेमोरेंडम भेजा, और उन्होंने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है, दैट इज भारत माला प्रोजेक्ट। एंड भारत माला प्रोजेक्ट क्या है? इट्स प्रोजेक्ट टू मेक हाईवेज इन ऑल, नॉट ऑल स्टेट्स बट इन मेजोरिटी ऑफ दी स्टेट्स। तो वैसा ही भारत माला प्रोजेक्ट पंजाब में भी है, तो वहां पर हाईवेज बनाए जा रहे हैं, लेकिन हाईवेज बनती है जमीन पर। लेकिन हाईवेज बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि भाई गवर्नमेंट की जमीन हो सकता है भाई किसी किसान की जमीन भी हो सकती है, किसी प्राइवेट पर्सन की जमीन भी हो सकती है, कॉमर्शियल बेस भी हो सकती है। तो गवर्नमेंट उनको कंपनसेशन देती है कि भैया हमें हाईवे बनाना है, और हाईवे इज एसेंशियल पब्लिक की नेसेसिटी के लिए, तो गवर्नमेंट उनको कंपनसेशन दे देती है। तो शिरोमणि अकाली दल के जो चीफ है सुखबीर सिंह बादल, जिन्होंने लेटर दिया, मेमोरेंडम दिया टू दी गवर्नर, उनका कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो कंपनसेशन दे रही है अंडर दी भारतमाला प्रोजेक्ट, उस कंपनसेशन को हाइक कर देना चाहिए बाय दी 100%, क्योंकि स्पेशली फार्मर्स जो है उनको अराउंड 25,000 करोड़ रुपीस का लॉस सफर हुआ है because of this project, because of the acquiring of the land by the central government under the भारतमाला प्रोजेक्ट। एंड याद क्या रखने की चीज है, भारतमाला प्रोजेक्ट। भारतमाला प्रोजेक्ट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट जो कि हाईवेज बनाता है इन एन ऑल अराउंड दी स्टेट। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपन, तो राजस्थान में अपोजिशन पार्टी जो है वो है बीजेपी, और बीजेपी का कहना है कि जब राजस्थान में इलेक्शंस हुए थे 2018 में, जब इलेक्शंस हुए थे, तब अशोक गहलोत ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम लोग सोशल अकाउंटेबिलिटी लॉ लेके आएंगे। तो भैया आप सोशल अकाउंटेबिलिटी लॉ लेके आइए, आपने जो प्रॉमिस किया था आप वो प्रॉमिस फुलफिल करिए। अब ये सोशल अकाउंटेबिलिटी लॉ है क्या, इंपॉर्टेंट चीज ये है। सो सोशल अकाउंटेबिलिटी लॉ इज अ लॉ जिसके चलते सिटीजन जो है वो बेसिकली पब्लिक हियरिंग, सोशल ऑडिट, इंफॉर्मेशन फैसिलिटेशन सेंटर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रोसेस, इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रीवियंस रिड्रेसल स्ट्रक्चर, इन सब में सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन होगा। इन सब में मतलब सिटीजन्स कुछ भी पूछ सकती है, भाई गवर्नमेंट ऐसा काम क्यों कर रही है, क्यों, क्या है, और सिटीजन्स को बताना पड़ेगा। सिटीजन्स की तरफ अकाउंटेबल रहेंगे ये सारी की सारी चीजें, सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो भी गवर्नमेंट स्टेप ले रही है। दैट्स अ लॉ कि सिटीजन्स को इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, और सिटीजन्स अगर इंफॉर्मेशन चाहता है सिटीजन्स को इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो देखा जाए इट्स अ रेप्लिका ऑफ आरटीआई, लेकिन और एक एक्सट्रीम वे में आरटीआई को हम बोल देंगे सोशल अकाउंटेबिलिटी लॉ। मूविंग फर्दर, सो ऑन दी सदर्न पेज में बात करें तो कर्नाटका ने ऑर्डर इशू कर दिया है, और उन्होंने बोल दिया है कि भैया हम सिनेमा हॉल्स एंड पब्स को 100% ऑक्यूपेंसी के साथ खोल देंगे, बट देयर इज एसेंशियल कंडीशन ये है कि भैया सिनेमा हॉल में वही आए जिनको मिनिमम एक सिंगल डोज तो लगा है, वैक्सीन का एक सिंगल डोज तो लगा है, और प्रेग्नेंट वुमेन एंड आपका चिल्ड्रंस आर नॉट अलाउड इन सिनेमा हॉल्स एंड पब्स, अलाउड नहीं होंगे। मूविंग फर्दर, सो ऑन दी एडिटोरियल पेज, तो आज के एडिटोरियल में हमारे पास 3 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इट्स अबाउट द इकोनॉमिक्स और एफडीआई से रिलेटेड है, इसको हम डिस्कस करेंगे। इट्स टॉकिंग अबाउट द व्हेन
व्हेन ग्लोबल फर्म्स डिसएंगेज, एम्प्लॉयमेंट सफर्स। ठीक है, इसको पर डिस्कस करने वाले हैं। ये लिखा इसी वजह से गया क्योंकि फोर्ड कंपनी अब वापस जा रही है इंडिया में, अब वो वर्क नहीं करेगी तो वापस जा रही है। इसी के चलते ये एडिटोरियल लिखा गया कि कैसे इंटरनेशनल फर्म्स या ग्लोबल फर्म्स जो होती हैं, जब वो इंडिया से बाहर जाती हैं तो कैसे एम्प्लॉयमेंट सफर होता है, उसकी रीजन ही बताया गया। एंड द सेकंड एडिटोरियल, इट्स अबाउट द इंडिया इज नॉट अ बाई स्टैंडर इन द एयू के यूएस सागा। यही बताया गया कि जो ट्राइलेटरल पार्टनरशिप हुई है ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूएस के बीच में, इंडिया बाई स्टैंडर्ड नहीं है। इंडिया बाई स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूर से देखता रहे, बट हाँ इंडिया को, इंडिया की कुछ मिक्स फीलिंग है। मतलब इंडिया के लिए जॉय की बात भी है कि भैया ट्राइलेटरल पार्टनरशिप हुई है, और एक दुखी की बात भी है कि भैया फ्रांस के साथ भी अब हमें रिलेशन सही रखने पड़ेंगे और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी सही रखने पड़ेंगे। तो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, समझ में आ जाएगा। एंड नेक्स्ट वन, इट्स अबाउट द कॉम्प्लेक्स काउंट, तो ये आपको खुद पढ़ना है। एंड इट्स अबाउट द कास्ट सेंसस। तो कल हमने न्यूज पढ़ा था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला था कि कास्ट सेंसस हम क्यों नहीं करा सकते। अब इसमें यह बताया गया कि भैया चलो ठीक है, आपने दो रीजन दिए थे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दो रीजन दिए थे। पहला रीजन दिया था कि भैया ऑलरेडी सेंसस का हमने प्रॉपर प्रोसीजर बना दिया है, प्रिपरेटरी स्टेज कंप्लीट हो चुकी है, और अभी हम बोलेंगे कास्ट सेंसस कराओ तो दिक्कत में आ जाएगी और फिर से हमें प्रोसीजर स्टार्ट करना पड़ेगा। तो पहला रीजन ये था। और दूसरा रीजन था कि कास्ट सेंसस में जो डेटा आता है वो डेटा कभी भी परफेक्ट नहीं होता है ना, कभी परफेक्ट नहीं होता, और जिसके चलते हम उस डेटा को यूज नहीं कर सकते किसी स्कीम में। तो अब ये ऑथर ने बताया कि चलो ठीक है, आपके दो प्रॉब्लम से, लेकिन कास्ट सेंसस से कुछ बेनिफिट भी है। और बेनिफिट है कि भाई सोशल पॉलिसी बनाने के लिए जो सोशल पॉलिसीज है ना, उन सोशल पॉलिसीज में काम किया जा सकता है। इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च कर सकती है उस ग्रुप को बेनिफिट देने के लिए। जुडिशरी उस डेटा से कुछ आइडिया निकाल सकती है कितना रिजर्वेशन होना चाहिए, कितना रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बताया गया। तो रीड इट ऑन योर ओन, इट्स अ वेरी सिंपल वन, डिस्कस भी किया है अपन ने, समझ में आएगा आसान तरीके से। चलो, तो फर्स्ट वी डिस्कस द ग्लोबल फर्म विल फर्म डिसएंगेज, एम्प्लॉयमेंट सफर। सो व्हाट हैपेंड, देखो अभी रिसेंटली अक्टूबर 2021 में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने एक स्टेट्स निकाला, लेबर स्टेट्स निकाला। उसमें बताया गया कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो इंक्रीज हुआ है एक ही महीने में, जुलाई से अगस्त में। जुलाई में जो 7% था, अगस्त में वो 8.3% हो गया। इतना अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है। तो वही हम बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो अराउंड 400 मिलियन था जुलाई में, और जुलाई में था, और उसके बाद उसको हमने श्रंक किया है। देखा जाए, देखो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, परसेंटेज के टर्म में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, बट इन एब्सोल्यूट टर्म, इन न्यूमेरिकल टर्म अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हुआ है ना, अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हुआ है। अब कैसे, वो समझ में आएगा। देखो I'm extremely sorry, ये थोड़ा सा गलत स्टेटमेंट बोला है। I'll discuss once more. So what happened, देखो अभी जुलाई अगस्त 2021 में एक स्टेट्स आया, लेबर स्टेट्स आया, जो कि निकाला सेंटर फॉर मॉनिटरिंग एंड इंडियन इकोनॉमी। उसने डेटा शो किया कि भैया जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना वो इंक्रीज हो गया है। जो पहले 7% था जुलाई में, वो 8.3% से इंक्रीज हो गया है इन द मंथ ऑफ अगस्त, एक ही महीने में। लेकिन अगर हम एब्सोल्यूट टर्म की बात करें तो एब्सोल्यूट टर्म में अराउंड जुलाई में 399, मतलब 400 मिलियन लोग एम्प्लॉयड थे। वहीं अगस्त की बात करें तो वो डिक्रीज हो गया 397.7 मिलियन से, मतलब 397.7 मिलियन लोग एम्प्लॉयड है। इसका मतलब है कि 1.9 मिलियन जॉब जो है एक मंथ में खो गई हैं। और वही एनालिसिस की जब बात आई तो जब सेक्टर बेस पे एनालिसिस किया गया कि भैया किस सेक्टर में जॉब खोई है, तो उसमें बताया गया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में अराउंड 8.7 मिलियन जॉब्स खोई हैं। और वहीं नॉन फार्म जॉब जो है, मतलब जो एग्रीकल्चर सेक्टर से कनेक्टेड नहीं है, उन सेक्टर्स में जॉब जो है वो इंक्रीज हो गई, मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। वहीं एग्रीकल्चर सेक्टर में जॉब्स डिक्रीज हो गई। तो नॉन फार्म जो नॉन फार्म सेक्टर जॉब्स हैं उसमें कितना इंक्रीमेंट आया है, तो 6.8 मिलियन जॉब्स का इंक्रीमेंट आया। और वहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में अराउंड 0.94 मिलियन जॉब जो है वो कम हुई है, ये बताया गया। देन अब ऑथर ने डिस्कस किया इंप्लॉयमेंट सस्टेनेबिलिटी। अब ऑथर ने बताया कि देखो जब नॉर्मल टाइम्स होता है, नॉर्मल टाइम्स में जब सीजनल जो लेबर्स होते हैं वो एग्रीकल्चर के समय एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करते हैं। जब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज नहीं होती तो वो तुम्हारा उसमें चले जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में चले जाते हैं।
क्योंकि उन्हें बिल्डिंग्स बनानी होती हैं, तो वो काम करते हैं, तो वो 12 महीने एम्प्लॉयड रहते हैं। बट बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक एग्रीकल्चर सेक्टर में ही वो काम करते रहे और इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ ही नहीं। और जो जो कुछ लोग थे उनको हाउस होल्ड सेक्टर में काम करना पड़ा या ऐसी सर्विसेज करनी पड़ी जिसमें उनकी इनकम बहुत ज्यादा कम थी, मतलब लो एंड सर्विस उनको करनी पड़ी। तो ये ऑथर ने बताया, जिससे हमारी जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे तरीके से बढ़ रही है। इकोनॉमिक रिकवरी रैपिड तरीके से नहीं बढ़ रही। क्यों? क्योंकि भैया इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्टअप ही नहीं कर रहा। और एग्रीकल्चर सेक्टर्स में अभी बताया गया कि भैया जॉब डिक्रीज हो गई है। अब ऑथर ने आगे चल के बताया कि देखो, अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक थ्योरी जो है, इकोनॉमिक थ्योरी बोलती है कि अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है तो इंप्लॉयमेंट भी इंक्रीज होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है, भाई ऐसा क्यों? इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने से इंप्लॉयमेंट ग्रोथ क्यों बढ़ता है? क्यों? देखो, जब इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट होने से प्रोडक्ट ज्यादा बनते हैं, प्रोडक्शन बढ़ जाता है। जब प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो लेबर की भी जरूरत ज्यादा पड़ने लगती है। जब लेबर की जरूरत जब ज्यादा पड़ती है तो इंप्लॉयमेंट एनी डे इंक्रीज होता है। तो ऑथर का यही कहना है कि अगर इंडिया में एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने लगा तो जो अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा क्वेश्चन है या फिर कुछ हद तक अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। ये ऑथर ने डिस्कस किया, ये ऑथर ने बताया। अब ऑथर ने फिर आगे नेक्स्ट जो उनका पैसेज है, नेक्स्ट जो उनका हेडिंग है, एन एग्जिट एंड डिसरप्शन, उन्होंने बोला कि देखो, इंडिया में ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई कंपनी एग्जिट हुई है। ठीक है, मतलब फोर्ड कंपनी जो है वो एग्जिट कर गई इंडियन मार्केट से। तो ऐसा नहीं है पहली बार एग्जिट करी, आगे चल के डिस्कस भी किया गया कि बहुत सारी कंपनीज एग्जिट करी हैं। ऑथर ने बताया कि देखो, जब एग्जिट करता है ना कोई इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो एग्जिट कर जाता है तो इंप्लॉयमेंट में फर्क पड़ता है, और इंप्लॉयमेंट में फर्क पड़ने से एफडीआई में फर्क पड़ता है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंप्लॉयमेंट कम होता है। और अभी हम बात करें तो 70% ऑफ दी जो ऑटो कंपोनेंट कंपनीज हैं वो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, और स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस में ही मेजोरिटी ऑफ द लेबर्स काम करते हैं। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द लेबर्स काम करते हैं। और ऐसा 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 स्पेकुलेशन है कि बाय द ईयर ऑफ 2020 ऑटो सेक्टर में जो इंप्लॉयमेंट है वो 38 मिलियन रीच कर जाएगा, 38 मिलियन रीच कर जाएगा, जो कि हाईएस्ट रहेगा अभी तक की हिस्ट्री में। लेकिन अब इंपैक्ट क्या पड़ता है कि अगर कोई सेक्टर या फिर कोई कंपनी या एफडीआई कम हो जाए या फिर एग्जिट कर जाए इंडिया से, तो उसके 3 फैक्टर बताए गए, 3 रोड ब्लॉक्स लग जाते हैं कि देखो क्यों हुआ, क्यों एग्जिट कर रहे हैं। पहला रीजन है बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, नोवल कोरोना वायरस। तो ये डिस्कस किया गया, 3 फैक्टर्स दिए गए ना, ये 3 फैक्टर्स दिए गए ऑटो सेक्टर के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, ऑटो सेक्टर के पर्सपेक्टिव से पहला रीजन उन्होंने बताया कि देखो, बिकॉज ऑफ द नोवल कोरोना वायरस लॉकडाउन लगा रहा तो इकोनॉमी गिरी रही तो भैया किसी ने व्हीकल खरीदा नहीं, पहला रीजन। दूसरा रीजन कि भैया सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज, भैया सेमीकंडक्टर्स मिल ही नहीं रहे, जब सेमीकंडक्टर्स नहीं मिल रहे, उसका प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा, तो कंज्यूमर्स जो कस्टमर्स जिनका सेंटीमेंट है कि भैया चलो हम खरीदने जा रहे हैं, उनको भी वो खरीद ही नहीं पा रहे क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ रहा है कार्स का, व्हीकल्स का। तो दूसरा रीजन। थर्ड रीजन जो है, अभी फोर्ड जो है वो इंडियन मार्केट से एग्जिट कर गया। जब एग्जिट कर गया तो मेजोरिटी ऑफ द जो एम्प्लॉइज थे फोर्ड के, अब उनको दिक्कत होगी जॉब्स को फाइंड करने में, ढूंढने में। यह बताया गया कि भैया फोर्ड के एग्जिट करने से इंडिया के एफडीआई में इंपैक्ट पड़ेगा, बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। अब कैसे इंपैक्ट पड़ेगा खुद सोचो। अगर हम बात करते हैं, मान के चलते हैं कि एक कंट्री है, ठीक है, एक कंट्री है, एक कंट्री में आप इंडिया के हो, ये इंडिया आप कंट्री है, आप एक कंट्री है, आपने यहां पर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, यहां पर आप सोच रहे हो कि मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा इंडिया इस कंट्री में क्योंकि इस कंट्री में मार्केट बड़ा है। अब इस कंट्री से कोई बहुत बड़ी कंपनी एग्जिट कर जाती है, तो अब आपके दिमाग में आएगा कि भैया कोई कुछ ना कुछ रीजन तो रहा होगा, कुछ ना कुछ रीजन तो रहा होगा, शायद इधर इतने पैसे वाले हैं ही नहीं कि इसको अफोर्ड कर सके, तो यहां इन्वेस्टमेंट करने से क्या हमें फायदा होगा, या हो सकता है इसका कुछ पर्सनल रीजन हो। तो मैं जो हूं इंडिया का इन्वेस्टर जो है इस कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करेगा, अभी वो देखेगा। तो ऐसे तुम्हारे जैसे सोचने वाले बहुत लोग हैं, है ना, तो जिससे एफडीआई जो है वो रुक जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रुक जाता है इस नेशन के अंदर। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज ऑफ द एग्जिट ऑफ द ग्लोबल मार्केट, इस नेशन में एफडीआई का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा, क्योंकि तुम खुद इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहे, तुम खुद सोच रहे हो कि हम थोड़ा रोकेंगे, देखेंगे कि ये मार्केट ठीक है कि नहीं है, ये मार्केट अफोर्ड कर सकता है हमारे इन्वेस्टमेंट को कि नहीं, हमारे इन्वेस्टमेंट करने से मुझे कुछ रिटर्न मिलेगा कि नहीं।
तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन एफडीआई जो है वो कम आने लगता है। और यही ऑथर ने बताया। उन्होंने बोला कि देखो अदर एग्जाम्पल्स की बात करी तो उन्होंने सबसे पहले एग्जाम्पल दिया नोकिया के बारे में कि भैया नोकिया एक समय पे नोकिया का मोबाइल मतलब वर्ल्ड का लार्जेस्ट मोबाइल पावर प्लांट था इंडिया में, तमिलनाडु, इन दी स्टेट ऑफ तमिलनाडु में। वहां पर 8,000 से ज्यादा परमानेंट एम्प्लॉइज काम करते थे। लेकिन 2014 में नोकिया ने मना कर दिया कि हम अब प्रोडक्शन नहीं बनाएंगे। तो वो भैया 8,000 एम्प्लॉइज कहां चल गए, 8,000 एम्प्लॉइज गए, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा। दूसरा सिटी बैंक ने बोल दिया कि भैया हम अपना रिटेल बिजनेस जो है, हम रिटेल बैंकिंग बिजनेस हम खत्म कर रहे हैं और इंडिया से हम एग्जिट कर जाएंगे। और इंडिया में हम बात करें तो अराउंड उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बहुत सारी ब्रांचेस हैं। तो 35 ब्रांचेस में 4,000 इंप्लॉइज हैं। अब वो 4,000 इंप्लॉइज कहां जाएंगे। उसके बाद अभी फोर्ड अभी एग्जिट कर गया, तो अराउंड 4,000 डायरेक्ट इंप्लॉइज को तो नुकसान पहुंचा, उनकी जॉब गई, उसके साथ साथ 35,000 इनडायरेक्ट इंप्लॉइज थे। मतलब अब जैसे फोर्ड कंपनी है तो फोर्ड कंपनी कार बेचेगी भी, तो भैया फोर्ड कार बनाने के लिए तो 4,000 लोग तो थे, लेकिन 35,000 इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज कैसे कि मतलब भैया अब फोर्ड की एजेंसी है, अब फोर्ड की एजेंसी में मैकेनिक होगा, फोर्ड की एजेंसी में सेल्समैन होगा, तो ये सारे लोग की भी जॉब्स गई। तो इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में भी फर्क पड़ा फोर्ड के जाने से। अब दूसरा, अब नेक्स्ट एडिटर ने बताया कि इंपैक्ट ऑन दी जॉब जनरेशन के बड़े बड़े हाई प्रोफाइल ग्लोबल फर्म्स के जाने से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में फर्क आता है, अफेक्ट आता है दो वे से। पहला वे बताया वही जो अपन ने डिस्कस किया था कि इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं करता, वो पॉलिसी अपनाता है कौन सी, वेट एंड वॉच वाली, कि हम वेट एंड वॉच करेंगे, देखेंगे कि भैया प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना। जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो भैया जो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ है वो स्लोअर होगी, कम होगी। दूसरा मेन रीजन है डिस्ट्रक्शन ऑफ दी जॉब्स। जब बड़ी बड़ी फर्म्स एग्जिट कर जाती हैं, बड़ी बड़ी फर्म्स एग्जिट कर जाती हैं, तो बहुत ज्यादा हाई स्किल्ड एम्प्लॉइज या हाई स्किल्ड वर्कर्स का इन्फ्लक्शन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उनकी रिलीज स्टार्ट हो जाना होता है। जैसे फोर्ड गई, अब फोर्ड में जो 4,000 लोग काम करते थे वो तो स्किल्ड थे, हाई स्किल्ड वर्कर्स थे। तो हाई स्किल्ड वर्कर्स जो है वो कोई ना कोई कंपनी जाएंगे, जब कोई ना कोई कंपनी जाएंगे तो वर्कर्स इन मेकिंग जो है, जो न्यू वर्कर्स हैं, या हम बात करें जो अभी अभी इंप्लॉयमेंट में या फिर अभी भी जो काम करना चाहते हैं उनको जॉब्स नहीं मिलेगी। तो इन बिकॉज ऑफ दीज टू रीजंस एम्प्लॉयमेंट में डिक्रीमेंट आता है। देन लास्ट में ऑथर ने यही बताया कि आप वेनिंग इन परमानेंसी, तो वेनिंग इन परमानेंसी में यही बताया कि देखो अगर हमें एम्प्लॉयमेंट को अच्छा करना है, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट को लेके आना है, तो हमें ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि मॉडर्न ट्रांसनेशनल कॉपरेशन बनानी पड़ेगी विथ एगिलिटी, रेपिडिटी एंड मोबिलिटी के साथ। ये तीन टर्म्स उन्होंने कॉइन किए। अगर हम तीन टर्म्स को अगर हम इंडियन सेक्टर्स में लेके आ जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है ग्रोथ बढ़ेगा। और उसके साथ साथ आगे यही बताया गया कि अगर हम डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन करें और कैपिटल अगर हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करें, देखो एफडीआई लाना नहीं लाना वो तो भैया उस कंट्री में जो रह रहे हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है जिसका पैसा है। लेकिन अगर हम डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन करने लगे, अगर हम खुद का इन्वेस्टमेंट करने लगे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करने लगे, प्राइवेट पर्सन ही इन्वेस्टमेंट करने लगे, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट होने लगे, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो हमें अब डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट की तरफ हमें जाना चाहिए, उसकी तरफ हमें मूव ऑन करना चाहिए। ओके, मूविंग फर्दर, so the next editorial is about the India is not a bystander in the AU-KUS saga। अब इस एडिटोरियल में जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है, अच्छा ये सारा एडिटोरियल अपन डिस्कस कर रखा है कि भैया ये पार्टनरशिप बनने से, ट्रायलेटरल पार्टनरशिप होने से क्वाड की वैल्यू घट जाएगी और और तुम्हारा इंडिया को भी इंपैक्ट पड़ेगा। अब इंडिया को इंपैक्ट कैसा पड़ेगा, क्योंकि हम बात करें तो इंडिया ये है और ये रहा पूरा इंडियन ओशन और यहां पर है ऑस्ट्रेलिया। ओके, अब ऑस्ट्रेलिया के पास अब देखा जाए तो इस रीजन में सिर्फ दो ही नेशन थे जिनके पास न्यूक्लियस थी। एक तो चाइना जो कि ऊपर है, लेकिन चाइना को काउंटर करने के लिए हमने क्या बनाया, क्वाड बनाया, है ना। तो क्वाड नेशन में इकलौता ऐसा नेशन है इंडियन ओशन में जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, वो है इंडिया। अब ऑस्ट्रेलिया के पास भी आ गए, तो भैया अब इंडिया को देखा जाए तो इंडिया इतना ज्यादा डोमिनेंस क्रिएट नहीं कर पाएगा ईस्टर्न इंडियन ओशन में। क्यों, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास भी अब न्यूक्लियर वेपन्स है, तो ऑस्ट्रेलिया भी सबमरीन्स को डिप्लॉय करेगा इंडियन ओशन में और इंडिया भी डिप्लॉय करेगा। और देखा जाए तो यूएस की ज्यादा अच्छी न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, न्यूक्लियर बिल्ड सबमरीन्स हैं एज कंपेरिजन टू द इंडिया।
तो ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो इंडिया के ऊपर पड़ेगा इस रीजन में, क्योंकि इस रीजन में अब डोमिनेंस ज्यादा इंडिया का हो नहीं पाएगा। तो ये मेन रीजन है जिससे इंडिया को प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज ऑफ दिस ट्राइलेटरल पार्टनरशिप। तो भैया अब और देखा जाए तो इंडिया के वेस्ट साइड में ही प्रॉब्लम है, अफगानिस्तान और ईस्ट साइड में ही प्रॉब्लम आ गई बिकॉज ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजन। वही बताया गया। अब ऑथर ने फिर आगे ये डिस्कस किया कि यूएस जो कभी भी अपने क्लोज अलाय, अपने बिल्कुल करीबी मित्रों के साथ, करीबी दोस्तों के साथ कभी न्यूक्लियस न्यूक्लियर की टेक्नोलॉजी सप्लाई नहीं करता या न्यूक्लियर मिसाइल सप्लाई नहीं करता। उसने ऑस्ट्रेलिया के साथ सप्लाई कर दी और ऑस्ट्रेलिया इतना इसका क्लोज अलाय है भी नहीं। तो यूएस फेवरेटिज्म दिखा रहा है ऑस्ट्रेलिया की तरफ। तो इंडिया के लिए सबसे बड़ा कंसर्न ये भी है कि जब यूएस क्वाड ग्रुप को इतना सीरियसली नहीं ले रहा, तो हमारे पार्टनरशिप को या हमारे रिलेशन को क्यों सीरियसली लेगा? ये इंडिया के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और यही चीज में डिस्कस की गई। फिर आगे यही बताया गया कि इंडिया को जो है वो अपनी न्यूक्लियर बिल्ड सबमरीन्स को अच्छा स्ट्रेंथन करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना पड़ेगा, और न्यूक्लियर रिएक्टर की जो टेक्नोलॉजी है वो रशिया के पास है, तो रशिया से रिलेशन बनाने चाहिए। तो यही ऑथर का आगे चल के कहना है। और बाकी सिमिलर चीजें वही बताई गई कि फ्रांस के बारे में बताया गया। और इंडिया का एक और चीज बताई गई कि भैया इस ट्राइलेटरल पार्टनरशिप से इंडिया को भी इंपैक्ट पड़ेगा। इंपैक्ट क्या है? क्योंकि हम बात करें तो फ्रांस के साथ भी हमारे अच्छे रिलेशन हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हमारे अच्छे रिलेशन हैं। अब इंडिया को ऐसी डिप्लोमेसी दिखानी पड़ेगी कि दोनों के साथ हमारे रिलेशन बने रहे, है ना? क्योंकि अब ये दोनों तो अगेंस्ट हो गए एक दूसरे के। इसी चीज को लेकर इंडिया को अब थोड़ा सा अच्छे स्टेप्स और एक गुड स्टेप लेना पड़ेगा, डिप्लोमेसी वाला स्टेप लेना पड़ेगा कि दोनों नेशंस के साथ रिलेशनशिप स्टैब्लिश रहे। मूविंग फर्दर, सो ऑन द नेशनल न्यूज। सो नेशनल न्यूज में जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट को जो मेल भेजता है वो है एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। अब नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जब मेल भेजता है तो उसके जो मेल अगर तुमने कहीं भेजा होगा तो मेल के नीचे जो आता है टैगलाइन, मेल के नीचे जो होता है ना, क्योंकि आपने भेज दिया, आपने मेल भेजा तो आप नीचे लिखते हो ना रिगार्ड्स मनु मिश्रा या रिगार्ड्स डैश 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 ये फलाना ठिकाना, ठीक है? तो वही एनआईसी भी भेजता था। तो एनआईसी नीचे टैगलाइन यूज करता था, वो गवर्नमेंट की टैगलाइन होती थी और टैगलाइन में प्राइम मिनिस्टर मोदी की फोटो होती थी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो, गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं है सुप्रीम कोर्ट के मेल्स में, तो आप गवर्नमेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर का गवर्नमेंट की टैगलाइन और प्राइम मिनिस्टर की फोटो यूज नहीं करेंगे। और एनआईसी को डायरेक्शन दिया कि आप मोदी की इमेज ड्रॉप करिए फ्रॉम दी सुप्रीम कोर्ट मेल से, और एनआईसी को यह काम करना पड़ा। मूविंग फर्दर, सो बिफोर मीटिंग जो बाइडेन, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कमला हैरिस से मीटिंग करी, और कमला हैरिस इज द फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके साथ साथ फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन भी है और वो इंडियन ऑरिजिन की है ना? और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उन्होंने मीटिंग करी और उन्होंने यही बोला कि आपके वाइस प्रेसिडेंट बनने से बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा, तो आप इंडिया में आइए, लोगों को इंस्पायर करिए, इंडिया आपका वेलकम करेगा। ये सारी चीजें बात हुई। मूविंग फर्दर, यूएस ऑफिशियल्स ने ही बोला, यूएस ऑफिशियल ने ही बोला कि भैया जो क्वाड है वो क्वाड ग्रुप इज नॉट जस्ट अ मिलिट्री टाई अप। इससे ये पता लगता है कि जो ट्राइलेटरल पार्टनरशिप हुई है वो सिर्फ मिलिट्री टाई अप है। तो यूएस का भी कहना है कि भैया ये कोई क्वाड जो है मिलिट्री टाई अप नहीं है अकेला, लेकिन हाँ आपका आपका क्या बोलते हैं, ट्राइलेटरल पार्टनरशिप जो हुई है ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस के बीच में, वो जरूर सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, मिलिट्री टाई अप है। मूविंग फर्दर, सो अभी मिजोरम को बहुत ज्यादा थोड़ा सा एक इशू फेस करना पड़ रहा है, एंड द इशू इज अबाउट द इमिग्रेंट्स का, इलीगल इमिग्रेंट्स जो कि म्यांमार से आ रहे हैं। और दिक्कत यह है कि बॉर्डर टच करता है और कल्चर भी थोड़ा थोड़ा सिमिलर है म्यांमार और मिजोरम का। तो बहुत सारे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो इन्फ्लक्स हो रहे हैं इन दी स्टेट ऑफ मिजोरम। ठीक है, मूविंग फर्दर, सो मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ने स्पेन की जो कंपनी है एयरबस, उसके साथ टाई अप किया और उन्होंने बोला है कि हमें आप 22,000 करोड़ की डील हुई और हमें उन्होंने बोला है कि आप हमें 56C-265MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट देंगे, और वो एयरक्राफ्ट रिप्लेस करेगा 1960 में जो इंडियन एयरफोर्स को एयरक्राफ्ट मिले थे 56 एवरो
एयरक्राफ्ट, उसको रिप्लेस करेगा ये वाला एयरक्राफ्ट जो एयरबस बनाने वाला है। और ये पहला मिलिट्री प्रोजेक्ट है जिसमें मिलिट्री एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर्ड होंगे इन इंडिया अंडर द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बाय प्राइवेट सेक्टर। मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बीच में पहली ऐसी डील हुई है जिसमें टेक्नोलॉजी की ट्रांसफर होगी, है ना। तो एयरबस जो है वो ट्रांसफर करेगा और एयरबस जो टेक्नोलॉजी है वो टाटा को सिखाएगा, ठीक है। तो टाटा जो है, तो वही बात बताया गया कि टाटा जो है, तो टाटा, रतन टाटा का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो टाटा ग्रुप जो है वो टाटा ग्रुप सिर्फ कार्स नहीं बनाएगा, सिर्फ ट्रक्स नहीं बनाएगा, अब वो एयरक्राफ्ट भी बनाएगा। तो एयरक्राफ्ट सेक्टर में भी वो आ रहा है अब। मूविंग फर्दर, सो सेंटर ने एक स्कीम लॉन्च करी है एंड द नेम ऑफ द स्कीम इज बेसिकली, उन्होंने वैसे उस स्कीम का नाम कुछ बताया नहीं, बट उन्होंने यही बोला कि बाय द ईयर ऑफ 2024-2025 हम लोग 400 करोड़ इस स्कीम में लगाएंगे। और ये स्कीम है मेडिकल डिवाइसेस पार्क्स को प्रमोट करने के लिए। और अगर मेडिकल डिवाइसेस पार्क्स बनने लगे और बाय द ईयर ऑफ 2020 2024 2025, तो जो मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, मेडिकल डिवाइसेस होते हैं, उनके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में डिक्रीमेंट आ जाएगा, कम आ जाएगा, ठीक है, जिससे डोमेस्टिक कंजम्पशन अफोर्डेबल होगा। मूविंग फर्दर, सो गुजरात में अराउंड 3000 केजी हीरोइन और जिसकी वर्थ 21,000 करोड़ है, उसको सीज किया गया। और वो केस एनआईए देखेगा। अब एनआईए क्यों देखेगा? एनआईए इसी वजह देखेगा, द रीजन इज क्योंकि ये ऐसा स्पेकुलेशन है कि जो हीरोइन जो आई है आपके कोस्ट ऑफ गुजरात में, उसमें जो शिप हुई है वो अफगानिस्तान से आई है, हीरोइन जो है अफगानिस्तान से आई है, तो इसमें एनआईए इन्वेस्टिगेट करेगा। मूविंग फर्दर, सो ऑन दी वर्ल्ड न्यूज में हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चाइना ने वही बात बोली है बिफोर दी क्वाड मीटिंग कि क्वाड को कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला, क्योंकि क्वाड जो है वो एक रीजनल कॉपरेशन के लिए नहीं बना, वो बना है चाइना को काउंटर करने के लिए। और कभी भी कोई ऐसा स्कीम या कभी भी कोई ऐसा ग्रुप बनता है किसी और कंट्री को काउंटर करने के लिए, तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं रहा, और क्वाड भी कभी भी सक्सेसफुल नहीं रहेगा। वो एक तरीके से एक एक बलून, एक बबल की तरह रहेगा, जो कि बबल कभी ना कभी वर्स्ट हो जाएगा और उसका कभी भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहने वाला है। ये चाइना की तरफ से स्टेटमेंट आया और चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से स्टेटमेंट आया। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपन, तो इसराइल में एक टेक्नोलॉजी है आयरन डोम। आयरन डोम हमने सुना था जब पैलेस्टीन की तरफ से अटैक हुआ था इसराइल में, है ना, पैलेस्टीन की तरफ से जब इसराइल हुआ था अटैक में, और आयरन डोम ने ही इसराइल को बचाया था, क्योंकि आयरन डोम जो है वो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स को रोकता है, या मिडिल मिसाइल्स को रोकता है, शॉर्ट मिडिल रेंज मिसाइल्स को रोकता है, उनको एंटर नहीं करने देता, वहीं ब्लास्ट कर देता है। और ये जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी आयरन डोम, ये यूएस की है। यूएस ने ये 10 साल पहले बनाई थी और यूएस ने सप्लाई किया था इसराइल को। तो क्वेश्चन ये उठता था कि भैया अब इसराइल ने भी रिटेलिएट किया था, जिसमें पैलेस्टीन्स, बहुत सारे पैलेस्टीन्स की डेथ भी हुई थी। तो क्वेश्चन उठा था कि यूएस को सप्लाई करना चाहिए टेक्नोलॉजी फिर से कि नहीं। इट्स अ $1 बिलियन टेक्नोलॉजी, इट्स अ $1 बिलियन प्रोग्राम। उसी चीज को लेकर कल यूएस कांग्रेस में बिल पास हुआ और बिल अराउंड 420 विथ 9 मेजोरिटी के साथ पास हो गया। मतलब 420 सपोर्ट में थे कि आयरन डोम होना चाहिए और 9 अगेंस्ट में थे कि इसराइल को नहीं करना चाहिए। तो इसके चलते अब यूएस फिर से सप्लाई कर देगा $1 बिलियन का आयरन डोम, फिर से रीसप्लाई करेगा। मूविंग फर्दर, सो इकोनॉमिक न्यूज में एक ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, दिस इज अबाउट फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो उन्होंने बस यही बोला है कि अभी जो इकोनॉमी है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन चल रही है कि इकोनॉमी हमारी बहुत स्लो ग्रोथ कर रही है, बहुत स्लो पेस से ग्रोथ कर रही है, इतनी ज्यादा रैपिड ग्रोथ से पेस भी नहीं कर रही है, ये सारी चीजें। लेकिन वही फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि देखो, हम बात करें तो जीएसटी कलेक्शन जो है वो बहुत राइज पे है, और हमने डायरेक्ट टैक्स जो है उसका परसेंटेज बढ़ा भी दिया। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बहुत रिवाइवल पाथ पे चल रही है और बहुत जल्दी रिवाइव कर जाएगा, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि जीएसटी कलेक्शन अच्छा हो रहा है और दूसरा टैक्स का रेट हमने बढ़ा दिया है। मूविंग फर्दर, एंड स्पोर्ट्स न्यूज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। ओके, सो यही था हमारा आज का एनालिसिस। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।